हेलो दोस्तों, फ्रीलांस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट्स आईएएस की जो मैगजीन है, जो कि उन्होंने प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा को देखते हुए निकाली है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आर्ट एंड कल्चर की जो मैगजीन थी उसे कवर कर लिया था, और इस नई सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि जो सोसाइटी का जो मैगजीन है उसको हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए, ये जो आपको इनसाइट्स का ये मैगजीन जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सोसाइटी का है, और इसमें जून 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के जो आपको करंट अफेयर हैं वो आपको कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है इसमें, वो है वुमेन के ऊपर। सबसे पहले इस मैगजीन में वुमेन के ऊपर आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो पहला जो इसमें वुमेन के अंदर टॉपिक है वो है सरोगेसी। सरोगेसी सरोगेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कानून की भाषा की बात करें, यानी कानून में कैसे लिखा हुआ है सरोगेसी का क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि ए प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमन बियर्स एंड गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल। यानी कि कोई कपल है जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे औरत के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक बच्चा दीजिए। तो वो क्या करती है, औरत अपने गर्भ में बच्चा पाल के फिर उस कपल को दे देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो जो कपल मांगने आया था उसके पास चला जाता है, और उसके बाद सारा अधिकार जो है उस बच्चे पर वो उस नए कपल के पास हो जाता है। यानी कि जिस माँ ने बच्चा जन्म दिया था उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता उस बच्चे पर। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि सरोगेसी इज डिफाइंड बाय लॉ एज ए प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमन bears and give birth to a child for an intending couple and intend to hand over the child to them after the birth as per the Surrogacy Regulation Act 2021। अब देखिए, ये जो डिफिनेशन है वो किसमें दी गई है? सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का, उसमें दी गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बोला जा रहा है कि अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, a woman who is a widow or a divorcee between the age of 35 to 45 years or a couple defined as a legally married woman and woman can avail of surrogacy if they have a medical condition necessitating this option। अब देखिए, इसमें जो सरोगेसी है वो कानून के अंतर्गत ये बोला गया है, ये प्रोविजन है कि जो वुमेन या तो विडो है या फिर डाइवोर्सी है, यानी कि जिस पत्नी का या फिर जो महिला का पति मर चुका है या फिर जो तलाक हो चुका है, यानी कि पहले तो या तो वो विधवा हो या फिर उसका तलाक हो चुका हो, यानी दोनों कंडीशन में वो अकेले है। ठीक है, अब वो माँ बनने की क्षमता रखती है और उसकी जो उम्र है, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है वो है 35 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक के एज उसके होने चाहिए। यानी कि कोई महिला चाहे जो कि 28 साल की उम्र में विधवा हो गई, तलाक हो गया उसका, 28 साल उसकी उम्र है, तो वो ये चीज नहीं कर सकती, सरोगेट मदर नहीं बन सकती। साथ ही अगर कोई 46 ईयर्स की लड़की है या फिर कोई औरत है और वो भी विधवा और तलाकशुदा है, तो वो भी इस कानून के अंतर्गत सरोगेसी वाली मदर नहीं बन सकती, यानी सरोगेट मदर नहीं बन सकती। और दूसरा बात, ये तो हो गया सरोगेट मदर के लिए। ये हो गया आपका बात जो है वो सरोगेट मदर के ऊपर हो गया। अब जो लेने आया इंटेंडिंग कपल जो है, इंटेंडिंग कपल यानी जिसको बच्चा चाहिए, उसके लिए क्या है? उसके लिए है कि उनके पास ऐसी मेडिकल कंडीशन है, यानी कि उनके शरीर में ऐसा कुछ दोष है जिसके कारण वो कपल जो है वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता खुद से। यानी वो दोनों कपल है जो हस्बैंड है और प्लस वाइफ है, इनमें खोट है या फिर कोई दिक्कत है जिसके चलते ये अपना बच्चा जन्म नहीं दे सकते, तो यही लोग सिर्फ सरोगेट मदर को अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, प्लीज आप मुझे सरोगेसी के थ्रू बच्चा दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जिनके पास पहले से बच्चा हो वो चाहे तो अपने दूसरे बच्चे के लिए वो हो जाए सरोगेट मदर के पास कि मेरे पास अपना खुद का एक बच्चा है, मुझे दूसरा बच्चा आपसे चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। पर दूसरा कंडीशन ये भी है कि कोई भी जो कपल है जो कि फर्टाइल है, यानी कि वो खुद का बच्चा जन्म दे सकती है, लेकिन चूंकि हो सकता है कि उसकी पत्नी मां नहीं बनना चाहती हो या फिर उसका पति ही ये ना चाहता हो कि मेरी वाइफ मां बने, मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, वो किसी और से ले लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में भी वो सरोगेसी को नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तीसरा जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है, इट आल्सो बैन्स कमर्शियल सरोगेसी व्हिच इज पनिशेबल विद द जेल टर्म ऑफ 10 इयर्स एंड फाइन अप टू 10 लाख। अब देखिए, इसमें कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है। कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने का मतलब
तो सरोगेसी किया जा रहा है लेकिन कमर्शियल पर्पज के, यानी कि पैसा कमाने के पर्पज से किया जा रहा है। अब मान लिया कोई विधवा औरत है और उसको पैसा कमाने की तलब है या जरूरत है, किसी भी तरीके से हो सकता है, उसको लालच भी हो, वो इस तरीके से पैसा कमाना चाहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी मजबूरी हो, वो घर न चला सकी हो और उसको एक इस तरीके का जरिया लगता है कि हाँ सरोगेसी के थ्रू पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अपनी नेसेसिटीज है, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, वो इसी के थ्रू पैसा कमाना चाहती है, तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं कि वो अपना पेट पालने के लिए भी कमर्शियल सरोगेसी नहीं बन सकती। और दूसरा बात कि ऐसे भी कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है। अब देखिए अगर कोई पाया जाता है इस कमर्शियल सरोगेसी में तो उसको क्या किया जाएगा, तो उसको 10 साल की सजा होगी और साथ साथ 10 लाख रुपए का फाइन तक का हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट दिया जा रहा है कि द लॉ अलाउज ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी वेयर नो मनी एक्सचेंजेस हैंड्स एंड वेयर ए सरोगेट मदर इज जेनेटिकली रिलेटेड टू दोज सीकिंग ए चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर जब कमर्शियल सरोगेसी को बैन है तो किसको अलाउ किया गया है, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकार, परोपकारी, ठीक है। परोपकारी का मतलब जिनको सच में बच्चा नहीं हो रहा है, सिर्फ उनको हेल्प करने के लिए जो मदर है वो सरोगेट मदर बन सकती है। यानी कि कोई औरत है तो वो चाहती है कि दूसरे जो एक हस्बैंड वाइफ को वो देखती है, ठीक है, यहाँ पर ये एक औरत है, वोमेन है, ये एक कपल को देखती है जिसको बच्चा अभी नहीं है, तो ये अगर इसके पास आता है तो ये जो है सिर्फ परोपकारी पर्पज से, यानी इनके आप समझ सकते हैं कि एक इंसानियत के तौर पे इसको इसके लिए बच्चा पैदा कर सकती है। ये चूंकि इसके पास फर्टिलिटी है, ये बच्चा पैदा कर सकती है, ये कपल नहीं कर सकता, तो बस इनकी हेल्प करने के लिए इंसानियत के नाते ये ऐसा कर सकती है, बाकी कमर्शियल पर्पज से नहीं कर सकती कि हाँ ये कपल इसको 1 करोड़ रुपया देगा, मान लीजिए ये अमीर कपल है, 1 करोड़ रुपया के बदले ये ऐसा करे, ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। तो अगर ऐसा पाया गया तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए के फाइन के लिए ये दोनों तैयार हैं, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि फर्दर इंडियन कपल्स विद बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चाइल्ड आर प्रोहिबिटेड टू अंडरटेक सरोगेसी save for some exceptions such as mentally or physically challenged children or those suffering from a life threatening disorder or fatal illness। अब देखिए इसको मना किया गया है, कोई भी भारतीय कपल, देखिए यहाँ पर इंडियन कपल विद बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चिल्ड्रन, जैसे किसी का अपना बच्चा है, 1 या 2 बच्चा है, किसी का अपना खुद ने पैदा किया है, तो वो नहीं कर सकता, वो सरोगेसी ले ही नहीं सकता, कमर्शियल या अल्ट्रुइस्टिक की बात ही नहीं, वो सरोगेसी को ऑप्ट कर ही नहीं सकता। या फिर उनका अपनाया हुआ बच्चा है कोई, यानी कि अनाथालय से उन्होंने उठा लिया, जैसे कि इस बच्चे के पास अपना कोई बच्चा नहीं है, ये अनाथालय में गए, ठीक है, ये अनाथालय में गए, अनाथालय है ये, यहाँ से इन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया तो अब ये बच्चा इनका हो गया, पूरा लीगल प्रोसीजर इन्होंने फॉलो करके इस बच्चे को अपने पास रख लिया, अब इनके पास एक बच्चा हो गया, भले में ये इनका अपना जेनेटिकली देखा जाए या फिर बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये बच्चा इनका नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो अब तो ये भी बच्चा इन्हीं का कहलाएगा, तो ये लोग भी सरोगेसी को नहीं ऑप्ट कर सकते। देखिए हाँ ऐसा एक कंडीशन है कि उसमें जो बायोलॉजिकली अडॉप्टेड चिल्ड्रन जिनके पास है पहले से, वो भी सरोगेसी को ऑप्ट कर सकते हैं। किस एक्सेप्शन में, मान लिया इन्होंने जो बच्चा अडॉप्ट किया वो बच्चा क्या है, वो पागल है, ठीक है, वो मान लिया उसको मेंटली डिसऑर्डर से परेशान है या फिर पागल है वो बच्चा, या फिर ये बच्चा फिजिकली चैलेंज है, यानी कि दिव्यांग है, ये बच्चा दिव्यांग है, थोड़ा मोड़ा दिव्यांग नहीं, अच्छे खासे बोल सकते हैं क्वांटिटी में ये दिव्यांग है, जिसके चलते क्या होगा, इसके लाइवलीहुड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, यानी बच्चा खुद अच्छे से नहीं कमा सकता तो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कैसे कवर करेगा। उसके बाद या तो इस बच्चे को फिर क्या है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर या फिर फैटल इलनेस है, यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इसको मान लीजिए कैंसर है और डॉक्टर्स बोल दिया है कि इसके बचने की उम्र बहुत कम है, यानी कि मान लिया अभी बच्चा 15 साल का है तो हो सकता है 20 साल में या 25 साल में ये बच्चा नहीं बचेगा, तो ऐसे केस में ये जो मदर या फादर है, ये 2 कपल है, वो सरोगेसी को ऑप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता के कि हाँ हमारे साथ ये कंडीशन है, मेरा बच्चा पागल है या फिर मेरा बच्चे के साथ ये बीमारी है जिससे वो बच्चा कल नहीं होगा, तो मुझे एक बच्चे की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को अलाउ किया गया है। द अदर लेजिस्लेशन ऑन दिस मैटर, द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में ART बोलते हैं, रेगुलेशन एक्ट 2021। देखिए इसी मैटर पर एक और एक्ट है, अभी तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट हमने 2021 की बात की, एक और एक्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART रेगुलेशन एक्ट 2021।
दिस इज ओपन टू मैरिड कपल्स, लिव इन पार्टनर्स, सिंगल वुमेन एंड आल्सो फॉरेनर्स। यह किसके लिए है? मैरिड कपल्स यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, लिव इन पार्टनर्स यानी जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन साथ में रहते हैं, सिंगल वुमेन जो महिला सिंगल रहती है, और यहाँ तक कि विदेशियों को भी है। ART प्रोसीजर्स इंक्लूड गैमेट डोनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF। इसमें क्या होता है, इस रेगुलेशन में के अंतर्गत क्या होता है कि एक तरीके से जीन के ट्रांसफर होता है, ठीक है, जीन का ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक कपल है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। मान लिया कि वाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो ये किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं और इनके गर्भ में, मान लिया एक लेडी है, ये भी एक वुमन है, तो इसके गर्भ में इस हस्बैंड का, आप बोल सकते हैं कि इस हस्बैंड और इस वाइफ का अगर पॉसिबल हो तो ये क्या करते हैं कि दोनों का एक कृत्रिम रूप से इनका जो पार्टिकल होता है जिसके कारण बच्चा जन्म लेता है, वो इनके एक मशीन में इसको यूटिलाइज करके, फर्टिलाइज करके इसको फिर इनके गर्भ में प्रवेश करा दिया जाता है, ताकि ये जो माँ है, ये लड़की जो है वो माँ बन सके। यानी कि मान लिया कि जो पत्नी है उसका पेट में या फिर उसके गर्भ में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो फर्टाइल है, यानी कि उसके पास अपने अंडाणु है, ये अपना शुक्राणु है, ये दोनों एक मशीन में डॉक्टर के पास ले आएंगे और मशीन में इनका जो दोनों का अंडाणु और शुक्राणु उनको मैचअप कराया जाता है, फिर उसको फर्टिलाइज करके फिर इनके गर्भ में प्रवेश कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा तो बायोलॉजिकली इनका होता है, बस पलता है इनके गर्भ में। समझ गया? ART Act 2021 provides a system for the implementation of the law on surrogacy by setting up of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड का यहाँ पर चर्चा हुआ है, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। इसमें क्या होता है कि जो सरोगेसी के लॉ है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है, यानी कि जैसे कि फाइन लगना है या फिर उनको पनिशमेंट होना है, 10 साल की सजा, 10 साल की फाइन, ये सारा जो चीज है वो कौन देखेगा? उसके लिए एक बोर्ड की जरूरत होगी। या फिर जो सरोगेसी का जितना भी मामला है, चाहे वो कमर्शियल हो या ऑल्ट्रिस्टिक हो, कमर्शियल होगा तो उसको फाइन होगा, ऑल्ट्रिस्टिक होगा तो वो कैसे होगा, ये दोनों मामलों को देखता है ये बोर्ड, ये इन दोनों मामलों को ये देखता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। अब चलिए आगे चलते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें और टेलीविजन देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत सारा, आप बोल सकते हैं कि जबरदस्ती या फिर रेप वगैरह के केसेस आते रहते हैं। खासकर निर्भया के बाद तो ये सारे जो मामले हैं वो और भी जैसे लगता है बढ़ गए हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ ऐसी हैं कि जो कि ऑफिस जाती हैं और वहाँ काम करती हैं घर के काम के अलावा। तो वहाँ पर चूंकि जो दरिंदे हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो जिनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है और जिनके पास कोई ताकत नहीं है अपनी खुद की, तो वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकें, तो वो लोग क्या करते हैं कि जहां भी उनको वुमेन दिखी तो वहां पर उनको परेशान करेंगे ही करेंगे, चाहे वो घर पे हो, ऑफिस में हो या पब्लिक प्लेस पे हो, जिनको छेड़खानी करनी होगी वो करते हैं। तो जब वर्क प्लेस पे ऐसा हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये सिर्फ वर्क प्लेस के लिए है, मैं यहाँ पर आपको जोर देने के लिए यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सिर्फ वर्क प्लेस के लिए है, ठीक है। देखिए इसका बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जो एक्ट है वो आया। The Vishakha guidelines were issued by the Supreme Court in Vishakha and other versus the state of Rajasthan 1997 with the primary goal of creating a framework for workplace sexual misconduct, redress and grievance procedures. The Act of 2013 was motivated by these guidelines। अभी देखिए इसमें केस है एक विशाखा एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का एक आप बोल सकते हैं मामला जो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गाइडलाइन जारी की। ये जो मामला था किस चीज को लेके था कि एक महिला के साथ वहां पे वो जहाँ काम करती थी वहां पर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उसका, यानी किसी तरीके से उसे सेक्सुअली परेशान किया गया था, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उसने गाइडलाइन जारी की, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। उसमें गाइडलाइन को बोला गया विशाखा गाइडलाइंस, चाहे वो लेडी होंगी उनका नाम विशाखा होगा तो उनके नाम पर ये विशाखा गाइडलाइंस ये नाम पड़ गया, ठीक है। मैं श्योर तो नहीं बोल सकता लेकिन मुझे लगता है यही कंडीशन होगा, वो विशाखा जो नाम है वो लड़की के ही ऊपर होगा। अब देखिए ये जो गाइडलाइन जारी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में, जब ये महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था उसके अपने वर्क प्लेस पे,
तो उसमें क्या हुआ कि इसमें गाइडलाइंस में क्या बोला गया कि हम जो है वो जितने भी महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है तो उनके लिए हम ऐसा चीज बनाएं जिसके चलते उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जा सके और वहां पर उसका निदान हो सके। तो वो एक ऐसा फ्रेमवर्क यहाँ पर देने की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में इन्होंने दी थी जिसको बुलाया था विशाखा गाइडलाइंस। तो उसी गाइडलाइंस के बैकग्राउंड में इस एक्ट को आप बोल सकते हैं कि अप्लाई किया गया या फिर लाया गया, यानी कि उन्हीं गाइडलाइन से प्रेरित होकर फिर 2013 में ये एक्ट बनाया गया। चलिए देखते हैं क्या क्या इस एक्ट में बातें बोली गई हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स गोल इज टू सेफगार्ड वुमेन्स राइट एट वर्क एंड मेक द वर्कप्लेस ए सेफर प्लेस फॉर देम। इट आल्सो सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर बोथ अवॉइडिंग एंड एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस एक्ट का मकसद है कि किसी भी महिला के साथ अगर वो कहीं काम करती है तो वहां पर उसके जो राइट्स होते हैं यानी महिलाओं के जो अधिकार होते हैं खुद के, वो उनकी रक्षा हो सके वहां पे, इसके लिए ये एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के अंतर्गत ये भी प्रोविजन है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पर इन समस्याओं को अवॉइड किया जा सके, अगर समस्याएं अवॉइड नहीं हुई और हो गई तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको एड्रेस किया जा सके। इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रोविजंस ऑफ दैट, पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये सभी सेक्टर के लिए अप्लाइड है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको अप्लाई किया गया है, ये सारे सेक्टर के लिए है, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या फिर नहीं हो। तो ये आपको बात पहले आपको याद रखनी चाहिए, स्टार पॉइंट इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि प्रीलिम्स में ये ऑप्शन दे दिया जाए कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, तो नहीं, ये दोनों के लिए है, ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए है। दूसरा जो पॉइंट है, it defines a workplace as an extended place by covering any place visited by an employee during the course of his her employment which would include transportation etc। तो वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि वर्क प्लेस क्या होगा, जहां पर कोई भी महिला काम करती है तो उसको वर्क प्लेस बोलते हैं। तो कानून के परिभाषा के अनुसार वर्क प्लेस का परिभाषा क्या होगा कि कोई भी ऐसा एक्सटेंडेड स्पेस जहां पे वो एम्प्लॉय जो है वो काम करती है या रहती है अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, या फिर यहाँ तक कि वो ट्रांसपोर्टेशन का भी जो बात है वो भी उसमें कवर हो रहा है। यानी कि मान लिया कोई जो लेडी है वो नोएडा में रहती है, नोएडा में रहती है और दिल्ली में काम करती है, ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक मेट्रो से ट्रेवल करती है। तो अगर उसके साथ अगर वो अपने काम के सिलसिले में यहाँ से वहां गई है तो दिल्ली में उसके ऑफिस में जो होगा वो तो उसमें कवर होगा ही, साथ ही साथ ये जो ट्रेवल का एरिया है उसमें भी अगर कुछ होगा तो वो भी उसमें कवर किया जाएगा। ये इसमें प्रोविजन है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि फिर इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाएगा कि इस ट्रांसपोर्टर मान लिया मेट्रो सफर कर रही है, मुझे नहीं पता कि दोनों के बीच मेट्रो है कि नहीं, लेकिन मान लिया कि मेट्रो हो गई तो मेट्रो के बीच में मान लिया सफर हो रहा है, तो फिर यहाँ पर जो इसके साथ मिसकंडक्ट होगा तो फिर इस एक्ट के अंतर्गत कैसे उसको कवर किया जाएगा, ये यहाँ पर सवाल है। चलिए देखते हैं आगे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस यहाँ पर मान लीजिए इसका ऑफिस है तो यहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, ठीक है। Any corporation or organization with more than 10 employees to establish an internal complaint committee to hear and address sexual harassment allegations। अब देखिए कोई भी कॉर्पोरेशन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट देती हो, तो वहां पर अगर मान लिया कि 10 वहां पर 10 या फिर 10 से ज्यादा अगर कोई वहां पर वर्कर काम कर रहे हो तो वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वहां पर होगी, ये यहाँ पर बात बोली गई है। और चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अगर मान लिया कोई दुकान वाला है, ठीक है, बिजनेस मान लिया कि कोई दुकान किए हुआ है, शॉपकीपर या शोरूम किए हुए है, ठीक है, मान लिया कोई एजेंसी लिए हुआ है उसने सोंडा का या फिर टीवीएस का कुछ भी उसने शोरूम लिया हुआ है और उसके शोरूम में मान ली 20 एम्प्लॉय हैं या फिर 10 ही क्यों नहीं है, 11 ही क्यों नहीं है, 9 नहीं होने चाहिए, यानी 10 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 10 एम्प्लॉय है उसके यहाँ तो वहां पर उसको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। ये कोई बाहर वाला के नहीं बनाएगा, उसी के अंतर्गत ये बनाई जाएगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसमें क्या होगा मान ली 20 एम्प्लॉय है वहां पे, तो 20 में इसमें 3-4 लोगों को बुला के वहां पर कमेटी बना दी जाएगी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बन गई और इसमें आप 3-4 लोग इस आप बोल सकते हैं कि इसमें आप इसकी जो कमेटी है उसके सदस्य होंगे, उसी एम्प्लॉयज के अंतर्गत ये बना दिया जाएगा। उन्हीं में से किन्हीं को चुन के, जो अच्छे नेचर वाले होंगे उनको चुन के बना दिया जाएगा। लोकल कंप्लेंट कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर आर लेस देन 10 वर्कर्स। अब देखिए एक और चीज है
जहां पर 10 से कम वर्कर्स है वहां पर इसको क्या बोला जाएगा, LCC यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी। सिर्फ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और LCC में क्या अंतर है, इसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, इसमें 10 से कम एम्प्लॉय होते हैं, बस यही अंतर है, बाकी होंगे दोनों जगह। ये यहाँ पर आपको बात याद रखने वाली है, ये भी आपको एक स्टार मार्क करता हूँ क्योंकि हो सकता है पूछा जा सकता है कि सिर्फ 10 से ज्यादा जहां पर है वहां पर बनाई जा सकती है कंप्लेंट कमेटी, नहीं, जहां पर 10 से ज्यादा होगा वहां पर भी होगी और जहां 10 से कम होगा वहां भी होगी। बस फर्क इतना है कि उसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोला जाएगा, इसको लोकल कंप्लेंट कमेटी बोला जाएगा, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, अब जो एम्प्लॉय कर रहा है यानी जिसके यहाँ वो महिला काम कर रही है उसका क्या ड्यूटी होगा, द एम्प्लॉयर मस्ट डिस्क्लोज द लीगल repercussions of engaging in sexual harassment related activities as well as the composition of the ICC। अब जिसके यहाँ वो महिला काम कर रही है तो वहां पर जो महिला काम करने गई, मान लिया वहां पर 10 लोग हैं और 2 महिलाएं हैं, तो 8 मर्द हो गए प्लस 2 लेडी हो गई, तो यहाँ पर जो मालिक होगा, मान लिया यहाँ पर ये मालिक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन 10 को बुला के इनको बताएगा कि अगर ऐसी कोई घटना होती है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट वाली है महिलाओं के साथ, तो ये पहले तो नियम बताएगा कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये सजा होगी और ये नियम कानून है। इसकी परिभाषा बताएंगे कि इस अगर आपने इस तरीके से छेड़छाड़ की या फिर किसी को पोर्नोग्राफी दिखाई या गलत इमेज भेजी या फिर कोई इशारा किया तो आपको सेक्सुअल हरासमेंट वो केस माना जाएगा। और जब सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा तो उसके बाद ये मामला जो है वो कौन देखेगा, ICC देखेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो उस मालिक ने बनाई होगी, इन्हीं के एम्प्लॉय को मिले के, यानी हो सकता है उसमें मालिक भी खुद शामिल हो और उसमें जो जो अच्छे लोग होंगे जो कि महिलाओं के रिस्पेक्ट करते होंगे उनको मिला के यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी और इसमें सबको बताया जाएगा कि ये जो लोग हैं ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के लोग हैं, और अगर कोई भी ऐसा कोई यहाँ पर एक्ट देखने को मिला सेक्सुअल हरासमेंट वाला तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वहां पर ये मामला जाएगा और ये लोग इसको सुनवाई करेंगे। पेनाल्टीज की बात करते हैं। इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, a penalty of ₹50,000 may be imposed and the license may be revoked। अब देखिए मान लिया कोई एम्प्लॉयर है, मान लिया कोई दुकान वाला है या फिर कोई शोरूम वाला है और उसे इस कानून के बारे में नहीं पता, तो पता हो या ना हो, अगर उसने ये जो एक्ट है उसके अनुसार इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई तो उस पर क्या होगा, 50,000 का फाइन भी लगेगा और हो सकता है कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, यानी कि जो एजेंसी उसने ली है वो उसको छोड़नी पड़ जाए, उसको रिवोक कर दिया जाए इस लाइसेंस को। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं, अगर अपने अंदर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसको बनाता है उस पर 50,000 का फाइन और ये लाइसेंस भी उसको रद्द करना पड़ सकता है, उसका हो सकता है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, प्रोसीजर यहाँ पर क्या क्या है, एन एग्रीड फीमेल हैज 3 months टू मेक ए रिटन कंप्लेंट विद द ICC। अब मान लिया देखिए किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, कोई वुमेन है, ठीक है, तो उसके पास 3 महीने का टाइम है कि वो एक रिटन कंप्लेंट दे ICC को, यानी जहाँ काम कर रही है वहां पर ICC बनी हुई है तो वहां पर क्या कर सकती है कि आज मान लिया 5 तारीख को इसको 5/5/2023 को इसको इसके साथ कुछ गलत हुआ तो इसके पास 3 महीने का समय है, यानी 5/8/2023 के पहले उसको यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास रिटन लिखा हुआ उसको कंप्लेंट दर्ज कराना होगा कि ये मेरे साथ ये हुआ और आप इस पर एक्शन लीजिए। बिफोर इनिशिएटिंग एन इन्वेस्टिगेशन द कमिटी कैन ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर थ्रू मीडिएशन। यहाँ पर एक बात बोली जा रही है कि मान लिया किसी औरत के साथ कोई घटना हुई, कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ तो उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो क्या करेगी कि जांच शुरू करने से पहले वहां पर बातचीत से मामला जो है वो खत्म करने की कोशिश करेगी। ये यहाँ पर प्रोविजन है इस रूल में, इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर हो सके तो मामले को बातचीत से या फिर मीडिएशन से सुलझा लिया जाए, इसकी जांच वगैरह ना की जाए। तो अगर महिला अगर सहमत हो जाती है तो फिर बाकी सब बात खत्म हो जाएगी, वो केस वहीं खत्म हो जाएगा। While directing the investigation to be completed in 90 days, the committee has the same authority as a civil court and works on principles of natural justice। अब देखिए यहाँ पर एक पावर दी गई है, बहुत अच्छी पावर यहाँ पर दी गई है कि इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है उसके पास कौन सी पावर होगी, सिविल कोर्ट की पावर होगी। जी हाँ, उसके अंदर जो मेंबर हैं उनके पास एक तरीके से जज वाली भूमिका में होंगे, वो उनके पास सिविल कोर्ट के जज की जितनी पावर होती है जो इन केस के लिए जरूरी है उतनी पावर उनके पास भी होगी। और सिविल कोर्ट की पावर का मतलब कि वो जिसको चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है उसको बुला सकता है और जो गवाही दे सकता है उनको भी ये बुला सकता है, ठीक है।
अब देखिए ये जो केस इनके पास इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जब जाएगा उसके पास भी 90 डेज का टाइम होगा कि आप 90 डेज में इस चीज को सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि ये केसेस पेंडिंग है, यानी कि 2 साल हो गए अभी तक उस मामले का कोई अथी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। सिर्फ 90 डेज में उसको ये कंप्लीट करना होगा, इस केस को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कोई जजमेंट देनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। अब देखिए जो क्वेश्चन बन सकता है इस पर वो क्या है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी आप जानते हैं कि जो एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, जैसे हमने अभी अभी एक्ट डिस्कस किया था, तो ये बोला जा रहा है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा एक्ट है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, यानी कि 1990 के बाद से ये जो बॉडी है वो स्टैब्लिश में आई है, क्योंकि जो एक्ट है वो 1990 का है और ये इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जिसको 31 जनवरी 1992 को लाया गया। अब देखिए एक्ट तो पारित हो गया, एक्ट जो था वो 1990 का है, लेकिन जो ये बॉडी बनाई गई वो कब बनाई गई? 31 जनवरी 1992 को बनाई गई। यानी पहले एक्ट पास हुआ, पास होने के बाद उसमें बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके अनुसार वो बॉडी बनाई गई और इसको बॉडी को फॉर्म होते होते 31 जनवरी 1992 तक का वो टाइम ले लिया उसने। इट्स मैंडेट इज टू, अब देखिए कोई बॉडी बनाई गई है तो उसको काम तो देंगे हम लोग। काम क्या क्या है? रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, यानी कि अब वुमेन के लिए जो कोई बॉडी है तो क्या करेगी? वुमेन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हैं यानी संवैधानिक और जो कानूनी अधिकार है उनको ये रक्षा करेगी या रिव्यू करेगी। संवैधानिक और प्लस जो कानूनी जो सेफगार्ड्स हैं, यानी कि जो भी कानूनी और संवैधानिक जो रक्षा दिए गए हैं वुमेन को, तो वो उसका रिव्यू करेगी, यानी कि देखेगी कि ये जो कानून है, ये जो संविधान के अंतर्गत जो नियम और जो कानून दिए गए हैं वुमेन के लिए वो सही है या फिर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, ये इसका काम होगा। रिकमेंड रिमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, अब मान लिया कि कोई घटना घट रही है, नहीं वुमेन के रिगार्डिंग कोई नई चीज घट रही है देश में जो उनके अधिकारों के खिलाफ है, तो क्या कर सकता है कि ये जो कमीशन है वो रिमेडियल मेजर्स यहाँ पर रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को कि आप इस तरीके के कानून बनाइए या उसमें जिसमें ये प्रोविजन होना चाहिए, ये 10 तरीके के प्रोविजन होने चाहिए जो कि जरूरी है क्योंकि ये केस अभी वुमेन के खिलाफ हो रहा है, तो ये जो काम है वो इसका होगा। फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस, इसमें देखिए इसका क्या काम होगा कि मान लिया कि वुमेन के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है तो उसको ये फैसिलिटेट करेगी कि जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो, ये इसका काम होगा। चौथा है कि एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन, अब चूंकि ये गवर्नमेंट की संस्था है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्या रिकमेंड करेगी या एडवाइस करेगी कि जितना भी मामला होगा जो वुमेन से रिलेटेड होगा उसके ऊपर ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि हाँ ये फैसला आपका सही है या फिर इसमें ये होना चाहिए, ये सारी चीजें ये कमीशन करेगी। फंक्शंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल इश्यूज कंसर्निंग द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू वुमेन अंडर द प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लेजिस्लेशन। जैसे मैंने आपको ये पहला पॉइंट में बताया था कि कोई भी मामला अगर वुमेन को लेके हो रहा है, अभी करंट में चल रहा है, तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगी और एग्जामिन करेगी उससे संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे, यानी उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी लेकिन पुलिस की तरह नहीं, बल्कि उसमें ये देखेगी कि किन कानूनी अधिकारों का इसमें उल्लंघन किया गया, इसमें कौन से कानूनी अधिकार अगर और वुमेन को मिल जाए तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो या फिर कोई दूसरे कानून से संबंधित हो, ये दोनों को रिव्यू करेगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज सेफगार्ड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए कोई कानून बना हुआ है, जैसे कि निर्भया के बाद कानून बना, निर्भया के बाद कानून बना जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो उसके बाद उस कानून में या फिर वो जो सेफगार्ड प्रोवाइडेड किए गए हैं जैसे कानून हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी, तो कितना काम कर रहा है यानी कि अपराधों को रोकने में कितना काम कर रहा है, इसके ऊपर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। मेक रिकमेंडेशंस इन सच रिपोर्ट्स फॉर द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रोटेक्शंस। इसमें क्या होगा कि उस रिपोर्ट में क्या करेगी, सिफारिश ये देगी कि कैसे इनके अच्छे से जो मैटर है वो सॉल्व किया जा सकता है या फिर जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं वो और कैसे कम किया जा सकता है, वो रिकमेंडेशन देगी। वही बात है दोबारा इसमें बोल दी गई है। प्रपोज करेक्टिव लेजिस्लेशन एक्शन टू एड्रेस एनी फ्लॉज इन लॉज, वही बात है मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक यहाँ पर देखिए स्टार पॉइंट करिएगा कि इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड टेक सुयो मोटो एक्शन इन केसेस इन्वॉल्विंग द डिनायल ऑफ वुमेन्स राइट्स। अब देखिए कहीं पर अगर मान लीजिए महिलाओं के अधिकारों का
नहीं माना जा रहा है या फिर उसके महिलाओं के अधिकार का शोषण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सुयो मोटो एक्शन ले सकती हैं। सुयो मोटो एक्शन आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी भी केस को जो कि पब्लिक में हो रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो उसको उसने पढ़ा, उस कमीशन ने पढ़ा और खुद से उसके ऊपर जांच शुरू कर दी। मान लिया कि आज कोई रेप हुआ किसी महिला का और अखबार में उसकी खबर छप गई, ठीक है, अखबार में उसकी खबर छप गई, तो ये मान लिया इस कमीशन ने इसको पढ़ लिया, ये जो कमीशन है एनसीडब्ल्यू, इसने पढ़ लिया, ये क्या करेगी, फिर ये सुमो मोटो एक्शन लेगी और उस पर कंप्लेंट वगैरह दर्ज करा देगी, ठीक है, कंप्लेंट दर्ज करा देगी, इस मामले की जांच शुरू करवा देगी। ये खुद से कर सकती है, इसको किसी मतलब कोई महिला यहाँ पर आके बोलेगी नहीं इस कमीशन को, यहाँ इनके साथ ऐसा हुआ है तो तभी आप करिएगा, नहीं, ये खुद से भी कर सकती है। डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति, देखिए नाम से जाहिर है कि ये जो है वो डिजिटल दुनिया से, जो आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके ऊपर ये टॉपिक है। बोला गया है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टुगेदर विद द साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा parent company of Facebook launched Digital Shakti 4.0 to create cyberspace for women and girls, making women digitally skilled। देखिए यही कमीशन जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने क्या किया है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और साथ में साइबर पीस फाउंडेशन प्लस मेटा। मेटा जानते हैं कि जब फेसबुक खोलते होंगे या इंस्टाग्राम खोलते होंगे या व्हाट्सएप खोलते होंगे तो वहां पर नीचे लिखा आता है मेटा, फ्रॉम मेटा, ऐसा कुछ लिख के आता है। तो मेटा क्या है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, जिसको फेसबुक के अंतर्गत जितने भी इनिशिएटिव है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर व्हाट्सएप, ये सारे फेसबुक पहले इसको ऑन करता था, लेकिन फेसबुक ने अब खुद को अलग कर लिया है और उसको उसके अंतर्गत जो भी कंपनी है उसको दे दिया है मेटा का नाम, ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं। तो इन्हीं तीनों ने मिलकर अभी क्या किया है कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल शक्ति 4.0। इसमें क्या होगा कि किस चीज की बात की जाएगी, इसमें इसमें जो वुमेन है उनको डिजिटली स्किल्ड कैसे बनाया जाए, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके पास, आप जानते हैं कि घर में अगर 10 लोग हैं, उनमें अगर 5 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं, तो हो सकता है पांचों के पांचों पुरुष के पास मोबाइल होंगे, स्मार्टफोन होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि पांचों के पास, यहाँ पर महिलाओं के पास स्मार्टफोन होंगे, हो सकता है 1 या 2 के पास होंगे और बाकी इन पांचों के पास तो जरूर होंगे, ऐसा होता है। तो चूंकि ये डिजिटली फिर कमजोर हो गई, इनके पास 5 स्मार्टफोन 5 लोगों के पास, जबकि इनके पास एक या फिर नहीं भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, तो इनको डिजिटली स्किल करने के लिए ये इनिशिएटिव है। फिर साथ साथ इनके लिए सेफ साइबर स्पेस बनाया जा सके। साइबर स्पेस सेफ कैसे बनाया जाएगा कि ये जो भी काम करती हैं तो उनके बारे में शिक्षा दी जा सके, जैसे कि सोशल मीडिया को ये चला रही है या फिर कंप्यूटर पर सर्फिंग कर रही हैं, तो वो जो कंप्यूटर पर सर्फिंग कर रही है वो कैसे अच्छे सर्फिंग कर पाए, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, जैसे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रही है तो वो मान लिया किसी अज्ञानता की वजह से उसको मान लिया वो ऐप चलाना नहीं पा रहा है, कोई भी ऐप है जो कि पैसे को ट्रांसफर करती है वो ऐप चला नहीं पा रही है या किसी ओटीपी शेयर कर देती है, उसके चलते ऐसा धोखाधड़ी नहीं हो, तो इसके लिए डिजिटली इसके लिए इनको किया जाएगा, इनको डिजिटल जागरूक बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिजिटल शक्ति हैज बीन एक्सेलरेटिंग द डिजिटल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स बाय ट्रेनिंग देम टू यूज टेक्नोलॉजी टू देयर एडवांटेज एंड टू कीप देमसेल्व्स सेफ ऑनलाइन। मैंने जैसे बताया कि ये इनको क्या करता है, अब देखिए ये इनका मकसद है कि हम महिलाओं को डिजिटली स्किल्ड करेंगे, उनके लिए सेफ साइबर स्पेस बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, उनके लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ये ट्रेनिंग देके ये ऐसा करती है, उनका जो काम है वो ट्रेनिंग देने का है इस अभियान के अंतर्गत। इसका जो इनिशियल फेज है वो कब लॉन्च किया गया, तो 2018 में। अभी देखिए नाम से जाहिर है कि 4.0 है, इसका 1.0 आया होगा, 2.0 आया होगा, 3.0 आया होगा, तो सबसे पहला जो 1.0 आया था वो कब आया था, 2018 में आया था 1.0 इसका, डिजिटल शक्ति का, डिजिटल शक्ति। साइबर पीस फाउंडेशन की बात करें तो जो कि आपको मेटा के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। साइबर पीस फाउंडेशन की अगर बात करें इसके बारे में, साइबर पीस फाउंडेशन के बारे में, तो ये एक अवार्ड विनिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक थिंक टैंक है ऑफ सिविल सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स। तो ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि इसको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं इस फाउंडेशन को, और ये थिंक टैंक है जो कि उनके का मतलब क्या होता है, जो सोचती है, जो रिसर्च करती है, किस क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एला भट्ट, ये आलिया नहीं एला भट्ट है, ठीक है, एला भट्ट। एलाबेन भट्ट 89 नोटेड गार्जियन
लीडिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट एंड रिनोन्ड फाउंडर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में सेवा बोला जाता है, पास अवे रिसेंटली। ये देखिए इनका नाम है शीला भट्ट। ये कौन थी? ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए मानी जाती है। ये गांधीयन थी। गांधीयन यानी जो गांधी की पॉलिसी को फॉलो करता है वो गांधीयन हो गया। यानी कि ये किस चीज में बिलीव करती होंगी? ये गाँव गाँव के बारे में अच्छा सोचती होगी कि गाँव में स्वराज लाया जाए, गाँव में स्वराज लाया जाए, इसके बारे में बात करती होगी। ये खादी को प्रमोट करती होगी। ये फिर अंत्योदय के विकास में भरोसा करती होंगी। ठीक है, ये प्रकृति को मानती होंगी, प्रकृति को मानती होंगी, और ये मानवतावादी होंगी। ठीक है, ये सारी गांधी जी की क्वालिटीज थी। तो जो भी गांधीयन की क्वालिटी को मानता है उसको गांधीयन बोलते हैं। तो ये गांधीयन थी और इनका भी मृत्यु हो गया है। और उसके साथ साथ वो लीडिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट थी, यानी कि आप बोल सकते हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए ये जी के लिए जिया। ठीक है, जिया। और साथ साथ इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर फाउंडिंग किया था जिसका नाम है सेवा। ये सेवा जो है, ये हिंदी में तो सेवा होता है इसका मतलब आप जानते हैं, लेकिन ये जो सेवा इंग्लिश में है और इसका मतलब क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन का मतलब, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो महिला कहीं दूसरे जगह पे काम नहीं करती बल्कि खुद से ही एम्प्लॉयड है, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। वुमेन्स का मतलब औरत हो गया, और एसोसिएशन का मतलब जानते हैं कोई संगठन हो गया, यानी ऐसा संगठन जो कि महिलाओं के लिए है। और कौन सी महिलाओं के लिए? जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब इनके वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया। भट्ट फाउंडेड सेवा इन 1972 which has since worked at empowering women in different ways। अब देखिए इन्होंने सेवा, जो हमने अभी डिस्कस किया कि इन्होंने सेवा का फाउंडेशन किया था, कब किया था? आज की बात नहीं है, ये लगभग आज से 51 साल पहले इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनके एज देख सकते हैं, ये हाल में मरी है, कितनी इनकी एजेड है। 51 साल पहले इन्होंने 1972 में सेवा का स्थापना किया था, जिसका काम क्या है कि जो भी वुमेन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनके सशक्त करना, इनका मेन उद्देश्य था इस संस्था का। She was facilitated with the Padma Shri, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, the Raman Magsaysay Award, the Indira Gandhi Peace Prize and many other accolades। अब देखिए इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए? पद्मश्री का दिया गया, पद्म भूषण का दिया गया, साथ साथ रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, और इंदिरा गांधी पीस प्राइज, और उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे प्राइज इनको मिल चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिनोन पर्सनालिटी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके बारे में हमें पढ़ने का अवसर मिला है। पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों इनको मिल चुका है। रेमन मैग्सेसे जो कि एशिया का नोबेल जिसको बुलाया था, ये भी इनको मिल चुका है। She was a member of the Rajya Sabha and of the Planning Commission of India in the 1980s। देखिए ये राज्यसभा की संसद भी रह चुकी हैं, राज्यसभा से सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। और प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग जो था, अभी तो है नहीं, अभी तो नीति आयोग है, तो योजना आयोग जो था उसमें ये सदस्य भी रह चुकी हैं। She served as a World Bank advisor and addressed the United Nations General Assembly। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी ज्यादा फेमस थी। ये वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर के तौर पर काम कर चुकी थी, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि मोदी जी ने भाषण दिया था, मोदी जी ने दिया था, अटल जी ने दिया था, सुषमा स्वराज ने दिया था, और भी बहुत सारी जो पर्सनालिटीज है उन्होंने भी समय समय पर यहाँ पर भाषण दिया है जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। तो इन्होंने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को यहाँ पर भाषण दिया था। He propounded the idea of 100 mile communities in her book अनुबंध बिल्डिंग 100 mile communities published in 2015। तो 2015 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था अनुबंध बिल्डिंग 100 माइल्स कम्युनिटीज। ये पूरा बुक का नाम है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि 2015 में पब्लिश की गई थी इनके द्वारा, जिसमें उन्होंने 100 माइल कम्युनिटीज के आइडिया को प्रोपाउंड किया था। अब ये 100 माइल कम्युनिटीज का आइडिया क्या है, ये आपको चाहिए कि आप इसको गूगल करके फट से इसको देख लें। ठीक है, सेवा की बात करें तो मैंने आपको बताया 1972 में इसका स्थापना किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए 1972 में इसका स्थापना हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्या करता है, वुमेन के लिए
एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोग्राम को चलाता है। यानी जो महिला चाहती है कि हम सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएं, वो कमाने लगे, तो उसके लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो सेवा आयोग है, सॉरी सेवा जो एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये काम किया जाता है। फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पुअर डोंट नीड चैरिटी, दे नीड एन इनेबलिंग मैकेनिज्म टू स्ट्राइव एंड कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। तो इन्होंने ये जो स्थापना किया था सेवा का, उसका जो प्रिंसिपल था, उसके पीछे की जो सोच थी इनके मन में ये था कि जो पुअर है, जो गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, उनको चैरिटी या दान की आवश्यकता नहीं है। इनको दान नहीं चाहिए, बल्कि इनको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे वो बाहर आ सके। इनको एक मैकेनिज्म की जरूरत है, इनको दान की जरूरत नहीं है, इनको एक मैकेनिज्म की जरूरत है जिससे वो गरीबी और जो वल्नरेबिलिटी होती है उससे ये बाहर आ सके। मेंबरशिप इसकी अगर बात करें तो सेवा का अगर मेंबरशिप किसी को लेना होता था तो उसको 10 रुपये पर मंथ का उसको बस चार्ज लगता था, 10 रुपये पर मंथ, यानी कि साल में 120 रुपये। और इसके देखिए, इसका नेटवर्क जो है वो सेवा सिर्फ भारत में नहीं है, इसका नेटवर्क जो है साउथ एशिया की कंट्रीज में है, अफ्रीका की कंट्रीज में है और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज में है। यानी कि एक ग्लोबल संस्था इसको मान सकते हैं आप। It has helped rehabilitate women in personal and even political or social crisis by empowering them through skilling and training। अब देखिए, इसने जो वुमेन है, जो कि मान लिया कोई वुमेन है, उसको परिवार ने छोड़ दिया या उसके पति की मृत्यु हो गई, अब अकेली हो गई, तो मान लिया वो संस्था के निगाह में आ गई या फिर संस्था के पास पहुंच गई, तो वो उसको रिहेबिलिटेट करती थी। रिहेबिलिटेट का मतलब कि उसको फिर से उसके नॉर्मल लाइफ में लाना, ये रिहेबिलिटेशन कराता है। यानी कि फिर से वो कमाने लगे, उसको कोई बेसिक जरूरत हो तो वो उसके लिए उसको भीख ना मांगना पड़े, यानी नॉर्मल जो लाइफ होती है वो उसको अच्छे से मिल सके, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। इसके साथ साथ जो वुमेन है उनको स्किलिंग की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। स्किलिंग ट्रेनिंग की बात करें तो कोई भी स्किल हो सकता है, जैसे कपड़े बुनाई का हो सकता है या फिर सिलाई का हो सकता है, जो कि वुमेन करती हैं, या जैसे ऊन से स्वेटर बनाते हैं, अचार बनाते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा उद्योग है उसमें हेल्प करना इस संस्था का काम है। Seva Bank was established to provide small loans to poor women, an initiative that was recognized by the International Labour Organization as a microfinance movement। देखिए, इसमें सेवा जो संस्था है उसमें एक बैंक भी था, इसी का अपना अपना बैंक था सेवा का। ये सेवा इंस्टीट्यूट है, इसने अपना एक सेवा बैंक इसने एक एस्टेब्लिश किया था। इसमें क्या किया जाता था कि वो जो पुअर वुमेन है संस्था की जो मेंबर है, उनको लोन दिया जाता था। ठीक है, इससे क्या होता था कि वो जो मान लिया बहुत ज्यादा गरीब है, उसको एक धंधा चलाना है, शुरू करना है, तो उसको मान लिया बेसिक कैपिटल भी नहीं है, मान लिया उसको 20,000 रुपए की जरूरत है, जिससे वो अचार वगैरह बनाने का काम शुरू कर सकती है, या फिर कोई बुनाई का काम शुरू कर सकती है, या सिलाई का काम शुरू कर सकती है मशीन वगैरह खरीद के। तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करती थी। और इस लोन, ये जो मैकेनिज्म था इनका सेवा बैंक का, ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसको ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसे माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट का दर्जा दिया, यानी कि एक मूवमेंट का नाम दे दिया इसको। सेवाज वर्क्स हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक PM स्वनिधि। अभी PM स्वनिधि को आप सर्च कर लीजिएगा जाके गूगल पे, PM स्वनिधि क्या होती है, और उसके बाद रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे जो है PM स्वनिधि योजना जो है वो सेवा के वर्क से प्रभावित थी। यानी कि सेवा जो इंस्टीट्यूट है उसके काम को देखते हुए, उसके विचार को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया जिसका नाम है PM स्वनिधि, जो अभी चल रही है। आप इस स्कीम के बारे में गूगल कीजिए, ये सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये सेवा के जो आइडिया है, ये जो इंस्टीट्यूशन है सेवा, उससे ये कैसे मिलता जुलता है। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है वह है निवेशक दीदी के ऊपर। पहले देख लेते हैं ये लेक्चर कितने देर का हो गया है। ये लेक्चर हो गया लगभग 43-44 मिनट का, और हमें इसको 1 घंटे से अंदर इसको जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निवेशक दीदी, क्योंकि लेक्चर लंबे हो जाएंगे तो आप देखेंगे नहीं तो बनाने का फायदा नहीं है। निवेशक दीदी, आपको यहाँ पर एक टर्म देखने को मिल रहा है, ये हिंदी का टर्म है जैसा आप जानते हैं, निवेशक दीदी। ये देखिए क्या हुआ है अभी, पहला पॉइंट क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB conducted India's first floating financial literacy camp with an initiative called निवेशक दीदी to promote financial literacy। ये निवेशक दीदी जो है ये क्या है, एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव यानी कोई पहल है, यानी कोई प्रोग्राम है, योजना है, किस चीज को, किस चीज के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है कि किसी को बैंक की जानकारी देना,
पैसे कैसे कमा सकते हैं उसकी जानकारी देना, पैसे कमाने में आपका स्टॉक मार्केट का भी, इसमें सिर्फ बैंक नहीं है, स्टॉक मार्केट हो गया, बैंक के थ्रू हो गया, क्रेडिट के थ्रू हो गया, लोन के बारे में बताना, ये सारी चीजें उनको बताई जाती हैं, या फिर कैसे पैसे कमा सकते हैं किसी भी तरीके से वो उनको बताना। ये किसने किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको स्थापित किया गया है, स्थापना इसका किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत। डिपार्टमेंट पोस्ट हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, और उसने इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को स्थापना किया है। और इसमें जो 100% जो इक्विटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी प्योरली सरकारी ये कंपनी आप इसको मान सकते हैं। ये नाम से जाहिर ये बैंक है। अगर आपने आईपीबी का ऐप डाउनलोड किया होगा, ये इसका ऐप भी आता है, जैसे गूगल पे चलता है ना, गूगल पे चलता है, जी पे जिसका नाम है, फिर उसके बाद फोन पे चलता है, पेटीएम चलता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, फिर भारत पे है, तो उसी तरीके से आईपीबी भी है। ये डाकघर का इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, और इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि गूगल पे चलाते हैं उस तरीके से वो सारी फैसिलिटी इसमें भी आपको मिलती है। IPB's reach and its operating model is built on the key pillars of India's stack, enabling paperless, cashless, and presenceless banking in a simple and secure manner at the customer's doorstep through a CBS integrated smartphone and biometric device। इसमें देखिए IPB चूंकि मैं यूज करता हूँ तो इसलिए मैं इसके बारे में इतना बता पा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो डाकिये वगैरह होते हैं ना, डाकिया हो गया, या फिर GDS ग्रामीण डाक सेवक, जो कि छोटे छोटे गाँव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें जो काम करते हैं मैनेजर लोग, तो उसको DDS बोला जाता है। या फिर डाकिया हो गया या फिर DDS, ये दोनों, ये क्या करते हैं कि इनके पास सरकार ने क्या दिया है, इनको एक स्मार्टफोन दिया है और एक बायोमेट्रिक डिवाइस दी है जिस पर अंगूठा लगाते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, यहाँ पर अंगूठा लगाते हैं, यहाँ पर लाल बटन, लाल जो रंग है वो जलने लगता है, और ये स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, ये आपका स्मार्टफोन है, ठीक है। तो ये इनको डाकिये को DDS को दिया जाता है, ये हर डाकिये के पास ये होता है और हर DDS के पास ये होता है। ये क्या करती है कि मान लिया मैं डाकघर का मेंबर हूँ, या फिर मेंबर नहीं बोलना चाहिए, कस्टमर हूँ, मैंने वहां पर अकाउंट खुलवाया हुआ है, और मैं IPB का भी कस्टमर हूँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी एक बैंक है तो उसका भी कस्टमर हूँ। ये चूंकि डाकघर का इनिशिएटिव है, लेकिन है दोनों, आप बोल सकते हैं अलग, डाकघर का अलग अकाउंट होता है, IPB का अलग अकाउंट होता है, दोनों एक ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत ही है, लेकिन दोनों अलग है। तो मान लिया मैंने IPB का खाता खुलवा लिया, जैसे फोन पे का, पेटीएम का खाता खुलता है, एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुलता है, उस तरीके से IPB का अगर खाता खुलवा लिया आपने, तो अगर मान लिया मेरा ये घर यहाँ है, मेरे से 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है, डाकघर है, और मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता वहां पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से फोन करके वहां के जो डाकिया है वहां को बुला सकता हूँ, या फिर DDS है उनको बुला सकता हूँ अपने घर पे, और घर पे ही वो पैसे मुझे दे के जाएंगे। उसके बदले में कुछ चार्ज भी करते हैं, 10-20 रुपए सेट करते हैं, लेकिन आपको जो है वो घर पे अपनी फैसिलिटी मिल जाती है। ये IPB का काम है, ठीक है। इसके अंतर्गत लोन वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो चलिए, ये इनिशिएटिव जो है वो IPB का है, और इसका नाम है निवेशक दीदी, जो कि काम करती है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने का। अभी क्या हुआ है कि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी फ्लोटिंग से आप समझ सकते हैं ये किसी झील या नदी वगैरह में की गई होगी, तो वहां पर ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाला कैंप लगाया गया। Innovation Didi initiative is based on the ideology of women for women, as in rural area women feel more comfortable sharing their queries with a women itself। अब देखिए, निवेशक दीदी से आपको क्या लगता है, ये जो कैंप है वो कौन दे रहा होगा, इसमें सेवाएं जो कौन दे रहा होगा, यानी कि जो महिलाओं को सिखा रहा होगा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, वो कौन दे रहा होगा? वो किसी मर्द का नाम तो दीदी नहीं रखा जा सकता, तो वुमेन के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, क्योंकि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। तो इसलिए अगर कोई महिला के सामने अगर कोई महिला आके बताए तो वो ज्यादा खुल के सवाल पूछ सकती है, और आप समझ सकते हैं कि मर्द के सामने कोई महिला क्यों पूछेगी, खासकर वो अगर रूरल एरिया की हो, यानी ग्रामीण एरिया की महिलाएं तो ऐसे भी किसी पराये मर्द के सामने आती नहीं है, और अगर आ भी जाए तो उनके पति लोग उनको रहने नहीं देंगे। तो इसीलिए निवेशक दीदी को यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया गया है, और ये एक महिला होगी जो कि रूरल एरिया में जाके या फिर कहीं भी जाके जहाँ पर भी कैंप लग रहा है वहां पर ये महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएगी। The floating financial literacy camp was conducted among the local residents around the world famous Dal Lake of Srinagar। तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर फ्लोटिंग नाम नहीं है, तो यहाँ किसी झील या नदी किनारे हुआ होगा या उसके ऊपर हुआ होगा, तो ये डल झील के ऊपर यहाँ पर ये फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। IPB in collaboration with Investor Education and Protection Fund Authority, जिसको शॉर्ट में AEFPA कहते हैं, under the aegis of Ministry of Corporate Affairs launched the initiative called निवेशक दीदी to promote फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन कॉन्सेप्ट।
अब जैसे यहाँ पर जो एजुकेशन है या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी है वो देने वाला कौन है, वुमेन होगी, उसको रिसीव करने वाला कौन होगा, वो वुमेन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है। यानी कि आप ये मत समझिएगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इनिशिएटिव है, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कंपनी है आईपीपीबी, उसने दूसरे मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करके ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री इसकी है, और ये जो एक आईपीपीबी के साथ एक और पार्टनर कौन है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ वुमेन फॉर वुमेन एज रूरल एरिया वुमेन। ये दोबारा लिख दी गई है ये बात, और आप ये बात, ये दोनों एक ही चीज है, पहले ही पढ़ा दी जा चुकी है, दोबारा इसमें मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक करने में कोई संकोच मत कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। आप अपनी जो भी क्वेरी है, कुछ आपको इसमें कमी लग रही है, कुछ इसमें सुधार की जरूरत है, तो उसको जरूर कमेंट कीजिए। आपको किस चीज़ पे लेक्चर पसंद है वो हमें बताइए, हम उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा और आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो नो डाउट इसमें भूलना नहीं चाहिए कि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है उसका डिस्कशन, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स। अब देखिए, हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन की बात की जा रही है। वुमेन ऑफिसर्स किस चीज़ में, आप जानते हैं कि आर्मी वगैरह होती है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई या एयरफोर्स हो गया, तो उसमें वुमेन ऑफिसर्स भी काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ हम आर्मी का दिमाग में जब बात आता है तो हम लोग किस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि एक बीएसएफ का जवान है, या आप बोल सकते हैं कि ऐसा जवान जो कि बिल्कुल AK-47 या फिर बहुत ही एडवांस एक पिस्टल रखे हुए है या फिर गन रखे हुए हैं, और पूरा सूट बूट नहीं, पूरे बूट में और पूरे वर्दी में, और एक वहां पर वो वाला कैप होगा जहां पर ऐसे साइड में निकला हुआ रहता है। इस तरीके का आपको जवान फिल्मों में देखने को मिलते हैं। तो वुमेन, उसमें हमारा आइडिया ही नहीं आता कि वुमेन भी आर्मी का हिस्सा हो सकती हैं। जैसे कि इंडियन नेशनल टीम की बात करें, क्रिकेट की टीम की बात करें, तो हमारे यहाँ इसका ख्याल आता है, विराट कोहली का आता है, धोनी का आता है, सचिन का आता है, ये सब का नाम आता है। जबकि आप जानते हैं कि स्मृति मंधाना भी क्रिकेटर हैं, वो भी क्रिकेट के लिए खेलती हैं। फिर हरमनप्रीत कौर है, आपने नाम सुना होगा झूलन गोस्वामी का, बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर रही है वुमेन क्रिकेट टीम में। और आपने नाम सुना होगा जिसकी अभी फिल्म भी आई थी, शाबाश मिठू। शाबाश मिठू किसके ऊपर थी, अगर थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, शाबाश मिठू एक फिल्म आई थी हाल में जिसमें तापसी पन्नू ने एक्टिंग की थी। मिठू किसका नाम आ जाता है, शाबाश मिठू, मिताली राज, मिताली राज, उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। तो वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्मी या फिर नेवी या एयरफोर्स की बात है तो उसमें सिर्फ हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वो सिर्फ मेल ऑफिसर की बनती है, जबकि वहां पर फीमेल भी होती है। तो उनको अब तक परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया था। परमानेंट कमीशन क्या होता है, एक परमानेंट कमीशन मीन्स ए करियर इन द आर्मी टिल रिटायरमेंट, व्हाइल शॉर्ट सर्विस कमीशन इज फॉर 10 ईयर्स। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि कोई आर्मी में अगर बंदा अगर वहां पर पोस्टेड है आर्मी मैन के तौर पे, यानी कोई आर्मी में लड़का या लड़की काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, परमानेंट कमीशन अगर उसको मिल गया तो उसको लाइफ टाइम उसमें उसको काम करने का अवसर मिलेगा। और जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होती है, उसका टेन्योर सिर्फ 10 साल के लिए होता है। यानी कि मैं रिक्रूट हुआ तो मुझे शॉर्ट सर्विस अगर कमीशन दी गई तो मैं सिर्फ 10 साल के लिए वहां काम करूंगा, और जबकि अगर मुझे परमानेंट कमीशन दे दिया गया तो मैं वहां पर जिंदगी भर काम करूंगा। तो अभी क्या किया गया है कि महिलाओं को फिर अभी तक सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन पे रखा जा रहा था, जिसको अब परमानेंट कमीशन में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, और ये किसमें किया गया है, आर्मी में किया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आप एयरफोर्स और नेवी को शामिल मत कीजिए। अभी जो न्यूज है वो सिर्फ आर्मी को लेके है, यहाँ पर परमानेंट कमीशन इनको दिया गया है। देखिए, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती हैं विद द ऑप्शन ऑफ इधर लिविंग और ऑप्टिंग फॉर परमानेंट कमीशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो अगर लड़के होते थे तो उनके पास 2 ऑप्शन होता था कि आप तो यह जॉब छोड़ दें 10 साल के बाद, या फिर आप परमानेंट कमीशन यानी लाइफ लॉन्ग यहाँ पर सेवा दें। इफ एन ऑफिसर डज नॉट गेट परमानेंट कमीशन देन द ऑफिसर कैन चूज ए 4 ईयर एक्सटेंशन। अब मान लिया मैं आर्मी में काम करता हूँ तो 10 साल मेरे सर्विस को हो गए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस सर्विस को छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ दूसरे सर्विस में, यानी मेरे पास रिटायरमेंट का प्लान है, अभी 10 साल काम करूंगा बस छोड़ दूंगा। और जबकि अगर मैंने परमानेंट जो कमीशन है वो सिलेक्ट कर लिया तो मैं लाइफ लॉन्ग यहाँ पर इसका हिस्सा रहूंगा इस आर्मी का। तो मान लिया मैंने
शॉर्ट सर्विस कमीशन मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे शॉर्ट सर्विस ही करना है यहाँ पे, तो मेरे पास 10 साल ये करूंगा प्लस 4 साल का, और अब मुझको यहाँ पर सर्विस देना होगा, तब उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। उसके बाद आर्मी से मेरा कोई नाता नहीं होगा, सिर्फ वहां पर से पेंशन आएगी मेरी, और बाकी वहां पर कोई सेवा मैं नहीं दूंगा। वहां पर के बदले मैं कहीं पर दूसरे पोस्ट में जाके अप्लाई करूंगा, किसी डिपार्टमेंट में जाके कोई सिविलियन जॉब कर लूंगा, तो भी जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो चीज है अब वो महिलाओं के लिए भी खोल दी गई है। देखिए पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी 2020 directed the government to ensure that women officers in the army be granted permanent commission as well as command postings in all services other than combat। तो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एक जजमेंट दिया था, या फिर आप बोल सकते हैं निर्देश किया था किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप इंश्योर कीजिए कि जो भी वुमेन ऑफिसर्स हमारे आर्मी में काम कर रही हैं उनको ग्रांटेड किया जाए परमानेंट कमीशन। इस चीज में कॉम्बैट को छोड़कर, एक चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ पर शार्प करना चाहूंगा कि कॉम्बैट को छोड़कर यानी लड़ाई वाला जो हिस्सा है, यानी बॉर्डर पे जो जवान तैनात रहते हैं, बॉर्डर पे जो जवान तैनात रहते हैं, तो वहां पर वुमेन ना जाए, ये बात है। ये चीज इसमें समझी गई है कि वुमेन जो कॉम्बैट वाला है उस फील्ड को छोड़कर बाकी सारे फील्ड में, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कॉम्बैट के छोड़कर भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, वहाँ पर कई सारे महिला ऑफिसर हॉस्पिटल में वहाँ पर काम करती है, आर्मी हॉस्पिटल में काम करती है। इस तरीके से और भी बहुत सारे फील्ड होते होंगे। क्योंकि मैं आर्मी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरे फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन आप देखते होंगे फिल्म वगैरह में कि उसमें जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो हॉस्पिटल में भी लगी होती हैं। तो कॉम्बैट को छोड़कर, ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉम्बैट के फील्ड को छोड़कर बाकी सारे फील्ड में वुमेन को परमानेंट कमीशन दिया जाए, और साथ साथ उनको ऑल सर्विसेज में कमांड पोस्टिंग भी दिए जाए, यानी कि वो वहाँ पर कमांडिंग अथॉरिटी में हो। लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। On March 2021, the Supreme Court held that the Army selective evaluation process discriminates against and disproportionately affected women officers seeking permanent commission। तो देखिए आर्मी में एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसका नाम है आर्मी सिलेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस। इसमें क्या हुआ कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा नाम से है, ये महिला थी और ये आर्मी में काम करती थी, तो उन्होंने इस जो आर्मी का जो सिलेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद ये जजमेंट दिया इस केस में कि जो आर्मी का ये जो सिलेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें ये भेदभाव करते हैं वुमेन को खिलाफ, यानी कि वुमेन और वुमेन में ये दोनों भेदभाव करते हैं, यानी दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है इस प्रोसेस में। तो इसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। तो हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है, ताकि हमारे दिमाग में एक बार ओवरऑल आइडिया फिर से आ जाए। ठीक है, ये देखिए अच्छा हुआ कि हमने ये पूरा जो आर्टिकल है वो कवर कर लिया, ये जो टॉपिक है वुमेन वाला। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हेल्थ का टॉपिक हम लोग उठाएंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सरोगेसी के ऊपर डिस्कस किया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 को डिस्कस किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को डिस्कस किया, डिजिटल शक्ति 4.0 को डिस्कस किया, एला भट्ट के बारे में जाना, निवेशक दीदी को डिस्कस किया, और परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स के बारे में जाना। आपको देखिए इसमें क्या करना है कि इसके बारे में आपको थोड़ा देर रुक जाइए, आप पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिए कि मैंने इसके बारे में आज क्या जाना, यानी कि आज इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा, इसके बारे में क्या पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा गया, ये सारी चीज आपको याद है कि 10 मिनट में आपका सब गोल हो चुका है। ये चीज आपको इंश्योर करनी होगी, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप अच्छा फिल्म देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत करते हैं। आपने इतने देर के लिए मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।